रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने मौर्य साम्राज्य को पढ़ लिया था, तो आज हम देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य का जो ढांचा था, यानी कि उसका प्रशासनिक ढांचा कैसा था, सैन्य व्यवस्था कैसी थी, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। देखिए, इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाने थे और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। तो देखिए, अर्थव्यवस्था का जो आधार था वो कृषि था, यानी कि कृषि भी होती थी, पशुपालन यानी पशु भी पाले जाते थे और कारखाने भी थे। शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का पहला हॉस्टल सुविधा देने वाला विश्वविद्यालय कौन सा था, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय था। उसके बाद है सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था, यानी वो भूमि जो राजा के लिए रिजर्व रहती थी, जो सरकारी भूमि थी, उसको सीता कहा जाता था। उसके बाद है बिक्री के कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। मान लीजिए कि कोई बिक्री मतलब आपने कोई चीज बेची है 10 रुपए में, तो उसका 10वां भाग यानी कि 10 पैसे आपसे वसूले जाएंगे, वो आपका टैक्स होगा। उसके बाद मौर्यकालीन संगठन, तो देख लीजिए, श्रेणी जो था वो शिल्पकारों का संगठन था और जो निगम था वो व्यापारियों का संगठन था। उसके बाद है प्रशासनिक व्यवस्था। मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्था एक केंद्रीकृत शासन था। केंद्रीकृत शासन का अर्थ है कि सारी शक्तियां केवल एक ही व्यक्ति के पास होती थी, जिसके केंद्र में राजा होता था, यानी जो सारी शक्तियां होती थी वो राजा के पास होती थी। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होता था, यानी कि राजा को अगर कोई राय चाहिए, कोई सलाह चाहिए, तो उसके लिए मंत्री परिषद होता था। उच्च अधिकारियों को महामात्र कहा जाता था। इनकी संख्या 18 थी। जो उच्च अधिकारी थे उनको महामात्र कहा जाता था। जैसे कि आपने धर्म महामात्र सुना होगा, धम्म महामात्र, यानी कि जो धम्म का सबसे उच्च अधिकारी था उसको धम्म महामात्र कहा जाता था। तो जो उच्च अधिकारी होते थे उन्हें महामात्र कहा जाता था। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था, यानी जो अधिकारी प्रशासन संभालते हैं उनको अध्यक्ष कहा जाता था। जैसे जो सबसे उच्च अधिकारी थे उनको महामात्र कहा जाता था, जबकि जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको अध्यक्ष कहा जाता था, और इनकी संख्या 26 थी। अब देख लेते हैं कौन से विभाग के अधिकारी को क्या बोला जाता था। तो देखिए, जो कृषि विभाग था इसके अधिकारी को सीता अध्यक्ष बोला जाता था। देखिए, सीता किसे कहते हैं? जो सरकारी भूमि थी, यानी भूमि से रिलेटेड है, तो आप याद कर सकते हैं कि कृषि विभाग के अध्यक्ष को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। फिर है खनन विभाग, जिसके अध्यक्ष को अकराध्यक्ष कहा जाता था। फिर है मुद्रा विभाग, जिसके अध्यक्ष को लक्ष्मणाध्यक्ष कहते हैं। वैसे भी देखिए, लक्ष्मी यानी कि धन से संबंधित है, तो लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा विभाग के अधिकारी होते थे। उसके बाद है रक्षिण। रक्षिण पुलिस विभाग को कहा जाता है। रक्षिण से आप खुद सोच लीजिए, मतलब जो लोगों की रक्षा करते हैं उन्हें रक्षिण कहते हैं, जैसे कि पुलिस विभाग। तो राक्षिण जो होते थे वो पुलिस विभाग के अध्यक्ष होते थे। उसके बाद है धर्मस्थली, यानी कि दीवानी न्यायालय। आप लोगों ने अगर संविधान के वीडियो हमारे देखे होंगे तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो दीवानी का अर्थ होता है जो धन से संबंधित मामले होते हैं। अब धन चाहे जमीन से हो, घर का हो, मतलब जो भी चीजें जमीन धन से संबंधित हो वो दीवानी कार्य मतलब दीवानी के अंतर्गत आती हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है कंटक शोध, जो कि फौजदारी को होते थे। फौजदारी मामला जहाँ पे मारपीट किया गया हो, मतलब जहाँ पे किसी का कोई नुकसान हो, मतलब मारपीट की गई हो, खून बहा हो, वहाँ पे फौजदारी मुकदमा लगता है और उसके न्यायालय को कंटक शोध कहा जाता था। फिर है गूढ़ पुरुष, यानी जो गुप्तचर होते थे उनको गूढ़ पुरुष कहा जाता था। फिर है संस्था, जो स्थायी गुप्तचर थे उसको संस्था कहा जाता था। देखिए, गुप्तचर को तो गूढ़ पुरुष ही कहा जाता था, लेकिन जो गुप्तचर थे ये 2 प्रकार के थे, एक स्थायी, एक चलायमान। स्थायी का अर्थ होता है कि जैसे एक ही इस स्थान पे रह के कोई
गुप्तचर का कार्य करे। जैसे कि मान लीजिए कि राजा के यहाँ किसी गुप्तचर को आपने भेज दिया, तो वो व्यक्ति केवल उसी राजा के यहाँ रहकर ही सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको देगा। वहीं पे अगर चलायमान गुप्तचर बोले तो जो मतलब लगातार कहीं न कहीं आती जाती रहती है, मतलब चलायमान रहती है, वो संचार कहलाती थी। तो जो गुप्तचर होते थे वो दो तरीके के होते थे, एक स्थायी गुप्तचर, एक चलायमान गुप्तचर। उसके बाद है आंतरिक, जो कि जंगल का अधिकारी होता था। फिर है समाहर्ता, कर को जमा करने वाले को समाहर्ता कहते थे। फिर है सन्निधाता, यानी कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा जाता था। और जो राजुक थे ये जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे। फिर अब देख लीजिए सैन्य व्यवस्था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। यानी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था मौर्य काल में, तो वो सेनापति होता था। उसके बाद है युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। यानी कि भले ही सैन्य विभाग के सबसे बड़े अधिकारी को सेनापति कहा जाता, लेकिन मान लीजिए अगर कोई एक टुकड़ी आपको दे दी गई सेना का, तो उसका जो नेतृत्व करता था वो नायक कहलाता था। उसके बाद है जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। यानी कि जो चंद्रगुप्त की सेना थी उसमें 50,000 अश्वरोही सैनिक यानी कि जो घोड़े पर रहते थे, 9,000 हाथी यानी 9,000 हाथी वाले सैनिक थे और 8,000 रथ थे। मौर्यों की सेना नंदों से 3 गुनी थी। यानी देखिए नंद वंश के बाद ही मौर्य वंश आया, तो जो मौर्य वंश था उसकी सेना नंदों से 3 गुना अधिक थी। अब देख लीजिए प्रशासनिक ढांचा। देखिए जो सबसे बड़ा पद होता था वहां पे वह राजा का होता था, उसके नीचे युवराज यानी कि जो राजा के पुत्र होते थे वो युवराज होते थे। उसके बाद है प्रांत, यानी प्रांत का अर्थ होता है एक जिला, माफ कीजिएगा जिला नहीं, एक राज्य। तो जो प्रांत का अधिकारी होता था वो प्रांतपति होता था। फिर है विश का अर्थ होता है एक जिला जिसका अधिकारी विशपति होता था। फिर 10 गांवों का एक गोप होता था, इसको मुखिया मान के चलिए। फिर देखें 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद मगध गद्दी पर उसका पुत्र कुणाल बैठा। इसका कोई भी पुत्र या उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। अंतिम शासक बृहद्रथ था जिसको इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। तो देखिए मौर्य वंश केवल अशोक तक ही बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाया। फिर उसके बाद जितने भी इसके उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे, तो अंतिम शासक जो बृहद्रथ था उसके जो सेनापति थे उन्होंने ही उसकी हत्या कर दी और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। तो अगले वीडियो में हम लोग पुष्यमित्र शुंग को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।